2024 में कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा? भारत जोड़ो यात्रा से कितनी सीटें जोड़ पाएगी कांग्रेस? और राम मंदिर का कितना होगा प्रभाव? आज यह सब हम जानेंगे हमारे नेता नगरी के सेगमेंट में। नमस्कार, मैं विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं आईएमसी न्यूज़। हमारे खास सेगमेंट नेता नगरी में आप सबका स्वागत है। आज इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीति के जाने माने विश्लेषक राजीव मिश्रा। राजीव, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया विवेक, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो राजीव, जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार दो बार के कार्यकाल से भाजपा सत्ता में है, तो इस वर्ष भी प्रधानमंत्री चेहरे के लिए आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा भाजपा आगे लाएगी या इस बार किसी नए चेहरे पर वो रुख कर रहे हैं? विवेक, जहां तक मेरा मानना है, भाजपा की जो परिपाटी रही है, जो परंपरा रही है, उसका मानना यह है, प्रधानमंत्री का भी यही मानना है कि 75 यानी 75 साल की उम्र के बाद वो लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दूं तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जैसे ऐसे सरीखे नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया और उनको सार्वजनिक जीवन से एक तरह से कहें तो दूर कर दिया, राजनीतिक जीवन से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार बदलाव हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो कार्य करने की क्षमता है और जो ऊर्जा है, उसको लेके ये भी बहुत हद तक संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को ही बैक किया जा सकता है इस बार भी। तो मुझे लगता है कि 80-20 का ये रह सकता है कि एक बार फिर से 80% तो मुझे लगता है जो कि ये चांस है कि प्रधानमंत्री को ही बैक किया जाए, क्योंकि वो विश्व के सबसे एक तरह से कहें तो लोकतांत्रिक जो देश है उसमें सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरे को भाजपा बैक करेगी। तो जैसा कि राजीव हम देख रहे हैं पिछले 2 बार से भाजपा का एक अहम मुद्दा राम मंदिर को लेकर कर रहा है। हिंदुत्व जैसा कि उस पार्टी का एजेंडा है, तो उस हिसाब से उन्होंने राम मंदिर पर पिछले 2 बार के चुनाव में अधिक जोर दिया था। तो अब राम मंदिर तो बन रहा है, तो अब इस बार के चुनाव में जो भाजपा की होगी वो क्या नई नीतियां लाएंगे, क्या नई योजनाएं लाएंगे, क्या नए ऐसे वादे जनता के लिए करेंगे? आप बिल्कुल जनसंघ के जमाने से देखें तो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व और राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और इस वर्ष जो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि राम मंदिर का बनना। और मुझे लगता है कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा तो रहेगा ही, और साथ ही जो अन्य जो राज्य हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की वो सरकारें हैं, तो मुझे लगता है कि उस सरकारों ने भी हिंदुत्व का जो उनका एजेंडा है वो नहीं छोड़ा है। अगर मैं आपको बात करूं उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या फिर और भी जो महाराष्ट्र और भी जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या जो गठबंधन की सरकार है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना जो पुराना ही एजेंडा रहा है जनसंघ के ज़माने से, उसके बाद भाजपा बनी, तो वो जो उनका मुद्दा रहा है हिंदुत्व, राम मंदिर और एक सॉफ्ट हिंदुत्व की भी बात करें, तो वो सब मुद्दे जो रहे मुझे लगता है पुराने ही रहेंगे। और आने वाले समय में अगर थोड़ा सा अगर जो नई परिपाटी में या फिर नए परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विकास के मुद्दे को भी लेके काफ़ी हद तक मुझे विकास का मुद्दा तो ऐसे हर एक पार्टियों का चुनावी एजेंडा रहा है, लेकिन भाजपा ने मुझे लगता है जिस तरह से देश में एक तरह से कहें तो मतलब राजनीतिक तौर पे जितनी अपनी साख बनाई है, जितना अपना पहुंच बनाया है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक मीडिया मैनेजमेंट और लोगों तक अपने एजेंडे को कैसे पहुंचाया जाए, इस पे भाजपा ने बहुत काम किया। तो इस बार का भी वही पुराना मुद्दा रहेगा उनका जो चलते आया है। और जैसा कि राजीव हम देख रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पे भाजपा का एक बड़ा चेहरा मोदी के बाद अगर दिखता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिखता है। तो कई जगह अटकलें लगाई जा रही हैं, कई जगह सुनने को मिलता है, खबरों में आता है कि इस बार जो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा वो योगी होने वाले हैं। तो इस पर आपको क्या लगता है कि क्या इस पर भाजपा विचार कर रही है? मुझे लगता है कि अभी योगी को लेके भारतीय जनता पार्टी उतना बड़े लेवल पे नहीं सोचेगी कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ निश्चित 5 बार से गोरखपुर से सांसद रहे हैं और दूसरी दफा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और बिल्कुल जैसे उनका जीरो टॉलरेंस रहा है अपराध को लेके और विकास को लेके, जैसे उत्तर प्रदेश को एक नया गति मिला है, तो निश्चित ही चर्चाएं चल रही हैं आमतौर पे लोगों में या फिर सोशल मीडिया में या फिर ऐसे तमाम सार्वजनिक जगहों पे कि योगी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि योगी को लेके भारतीय जनता पार्टी या उनकी जो संगठन के बड़े लोग, लेकिन इसमें राजीव, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा आपको, और हम बात करेंगे थोड़ा सा विपक्ष को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे कि राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा की है, तो आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या कांग्रेस इस बार कितनी सीटें जुटा पाएगी? क्या प्रभाव पड़ रहा है आने वाले चुनाव में, क्या प्रभाव देखते हैं आप 2024 के चुनाव? जैसा कि मैं पिछले
आपको सब जैसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत मजबूत पक्ष ये है कि वो अपने एजेंडे को लेके आम लोगों में, पब्लिक में बहुत अच्छे से उनके दिमाग पे हावी हो जाता है। राहुल गांधी ने जैसे भारत जोड़ो यात्रा किया कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो कहीं ना कहीं उसका एक सकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा लोगों में, लेकिन अभी जो राहुल गांधी की जो मुझे लगता है कि छवि जो है ना देश में, जो मतलब बना दिया गया है या सोशल मीडिया पे अगर देखें तो जो उनकी छवि निर्माण हुई है, तो कहीं ना कहीं अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी इसमें भी राहुल गांधी को घेरने में, भारत जोड़ो यात्रा में अगर देखें तो गुलाम नबी आज़ाद उनको छोड़ के चले गए और तमाम नेता छोड़ के चले गए, उनके पार्टी के नेता ही उनकी आलोचना कर रहे हैं, तो प्रभाव थोड़ा बहुत प्रभाव रहेगा। अगर हिंदी भाषी क्षेत्रों में बात करूँ तो उतना भी प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्रों में उनको भारत जोड़ो यात्रा की बात करूँ तो हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश ऐसे कुछ ही राज्यों में उनकी भारत जोड़ो यात्रा गुजरी। अगर मतलब कन्याकुमारी से वो चले तो ऐसे चलते चलते कश्मीर तक काफी तेजी में उन्होंने यात्रा कर ली है। तो आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में वो खास असर, अभी जैसे कि राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई है, तो किस तरीके से कांग्रेस का क्या प्लान हो सकता है, आपको क्या लगता है? ये जो मुद्दा है कि राहुल गांधी का सदस्यता चला गया, एक तो इसे सेंटिमेंटल बेनिफिट देखने को सोचेगी कांग्रेस, मुझे लगता है कि एक भावनात्मक देखेगी कि राहुल गांधी का बंगला भी छीन लिया गया, और ऐसे तमाम जो सांसद हैं उनको, अगर मैं बात करूं गुलाम नबी आज़ाद की तो उनका कार्यकाल खत्म हो गया, आनंद शर्मा, मायावती, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन लोगों का सांसदी मतलब पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी बंगले में रहते हैं। अगर राहुल गांधी से बंगला ले लिया गया, इसका एक भावनात्मक असर देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका थोड़ा बहुत लाभ भी मिल सकता है अगर भावनात्मक असर पे भुना पाए तो एक आखिरी सवाल मेरा राजीव आपसे था कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां भी अब उभर रही हैं, कांग्रेस जितनी कमजोर होती जा रही है तो क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, और जैसे बंगाल में ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस प्रबल है, तो ऐसे क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो आने वाले चुनाव में किस तरीके से विपक्ष के साथ मिलकर, जैसे पिछले बार के चुनाव में सबने मिलकर एक महागठबंधन बनाया था, तो इस वर्ष के चुनाव में आपको क्या लगता है किस तरीके के मतलब इन सारी पार्टियों का क्या रुख होने वाला है? बिल्कुल, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो राष्ट्रीय पार्टी है। अगर पिछले दिनों ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात किया, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर विपक्ष में भी चर्चा है कि अगर भाजपा को तगड़ी चुनौती देनी है तो कहीं ना कहीं उनकी एक युति, उनकी एक गठबंधन बनाने की जरूरत है। अभी जैसे महाराष्ट्र में, जैसे एक तो भाजपा का ये है कि जहां वो देखेगी कि विपक्ष मजबूत हो रहा है, सेंध लगाने की कोशिश करती है। अगर महाराष्ट्र की ही बात करूं तो अभी चर्चा चल रही है कि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, एकनाथ शिंदे छुट्टी पर चले गए, तो वो तो भाजपा का वो रहा है। लेकिन अगर आपने जैसे कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हो रहे हैं, बिल्कुल जैसे एक तो जो ममता बनर्जी हैं, वो नीतीश कुमार, इन लोगों को इनिशिएट करना पड़ेगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सब अपने अपने हिस्से की हिस्सेदारी खोजेंगे। अगर सरकार कायदे से बन भी जाती है, मतलब कहीं ना कहीं अगर सरकार बन भी गई तो सब में अपनी हिस्सेदारी खोजेंगे, तो ये कहते हैं ना कि पूर्णकालिक सरकार होना, फिर हम वही देखेंगे कि जनता पार्टी के जमाने से मुरारजी देसाई और गुलजारीलाल नंदा की हाल हो जाएगी कि सब प्रधानमंत्री बनने की होड़ में आएंगे। तो विपक्षों का यह है कि अपना एक समन्वय, अपने सामंजस्य बना करके अगर वो किसी एक खास मतलब क्या बोले कि मतलब एक खास सहमति से या फिर एक कॉमन सेंस से, मतलब कॉमन जो बिल्डअप करके अगर कुछ गठबंधन ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भूमिका है वो तो मजबूत हो गई है हमारे देश में अभी, जैसे कि चल रहा है वर्तमान परिदृश्य में। चलिए राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से जुड़ने के लिए। तो ये थे राजीव, और राजनीति की गतिविधियों से जुड़े ऐसे ही तमाम मुद्दों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी नेता नगरी में। तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।